नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 है। यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ के मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट। ठीक, बाकी 3 पार्ट हमारे चैनल पे और एंशिएंट और मेडवल के भी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के उसे देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। 2015 का क्वेश्चन है, When was an interim government formed under the जवाहरलाल नेहरू। ये कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के अंडर में इंटरिम गवर्नमेंट कब पास हुआ था, तो इसका आंसर होगा सितंबर 1946। ठीक है, सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। ये देखते हैं, देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर जवाहरलाल नेहरू वॉज फॉर्म्ड ऑन September 2, 1946। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, हु सैंग हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन इन द सेंट्रल असेंबली एट द मिड नाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन 14 और 15 अगस्त 1947 को किसने गाया था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन 14 और 15 अगस्त 1947 को गाया था। ये सोल्यूशन देखते हैं। In the Central Assembly at the midnight of August 14-15, 1947, M.S. सुब्बलक्ष्मी sang जनगण मन एंड सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा, ठीक है, जो कि इकबाल जी द्वारा लिखा गया है, ये गाए थे। तो याद रखिएगा, सेंट्रल असेंबली में 14 और 15 अगस्त 1947 को जनगण मन और सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा, जो कि इकबाल जी द्वारा लिखा है, ये कौन गाया था, M.S. सुब्बलक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वॉज इन पावर इन द यूके व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ये कह रहा है कि यूके में उस टाइम जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस टाइम यूके में कौन सी पार्टी पावर में थी। इस ऐसे एक क्वेश्चन हमने पार्ट 3 है जो मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने डिस्कस किया, उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक, ये फ़ायदा होता है पीवाईक्यूज़ का। तो अब बताइए उस टाइम पे कौन था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम में यूके में प्राइम मिनिस्टर एटली थे, क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के इंडिपेंडेंस टाइम में क्लीमेंट रिकर्ड एटली फ्रॉम द लेबर पार्टी वॉज द पीएम ऑफ यूके। अभी हमने पीछे डिस्कस किया ना, ही वॉज द पीएम ऑफ यूके फ्रॉम 1945 टू 51। याद रखिएगा, एटली थे उस टाइम पे पीएम, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका आंसर होगा जुलाई 1947। जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था। ये देखते हैं, देखिए, एज एज पर माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब, 18 जुलाई 1947। किसके प्लान के बेसिस पे, माउंट बेटन प्लान के बेसिस पे। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिसाइडेड एज 2 डोमिनियन स्टेट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। माउंट बेटन का ही प्लान था इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन वाला, ये भी याद रखिएगा। कब से इफेक्ट में आया, 15 अगस्त 1947 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे, B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बना था, B.R. अम्बेडकर। ये देखते हैं, B.R. अम्बेडकर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक, ही वर्कड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। हमें पता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें B.R. अम्बेडकर एज ए प्रेसिडेंट थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट वर्क किए थे। ठीक, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे, B.R. अम्बेडकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, माउंट बेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर, हमें पता है, सेपरेशन। आइए देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल गलत, ट्रांसफर ऑफ पावर गलत, पार्टीशन ऑफ कंट्री ये सही है, सी। ठीक, 2013 का क्वेश्चन, व्हेन वर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ये कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो हमें पता है 1861 जो एक्ट आया था 1861 में, उसके अंडर में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये देखते हैं,
देखो, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 जो आया था उसके अंडर में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, 18 जुलाई 1947। आइए देखते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इम्प्लीमेंटेशन माउंटबेटन प्लान, हमें पता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रेजेंट कब किया गया था? 4 जुलाई 1947। उस वक्त में पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि किससे बिलोंग करते थे? लेबर पार्टी से। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन ऑन 15 जुलाई 1947 एंड नेक्स्ट डे बाय हाउस ऑफ लॉर्ड। पहले हाउस ऑफ कॉमन से 15 जुलाई को ये पास हो गया, उसके अगले ही दिन हाउस ऑफ लॉर्ड से। फाइनली इट रिसीव्ड रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट फाइनली उसको कब मिल गया? 18 जुलाई 1947 को। ठीक, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये कह रहा है कि फ्री इंडिया, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तो उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यही तो पार्टीशन दिए थे इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद गवर्नर जनरल यही बने थे। जब इंडिया फ्री हो गई तो पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है। 2015 का क्वेश्चन, हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1947 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये कह रहा है कि 1947 में जो बाउंड्री कमीशन अपॉइंट हुई थी उसको हेड किसने किया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रेड क्लिफ इसका आंसर होगा। ठीक, आइए देखते हैं बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ऑन 15 अगस्त 1947। एक 15 अगस्त 1947 को आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? हमें पता है जेबी कृपाल ने। 15 अगस्त 1947 में आईएनसी के प्रेसिडेंट जेबी कृपाल ने थे। ठीक, 2016 का क्वेश्चन है, क्या है ये देखते हैं। इन अगस्त 1947 हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एनीवेयर इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगस्त 1947 में कौन से लीडर कहीं पे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं किए? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन से खुश नहीं थे, तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन अगस्त 1947 में कहीं भी नहीं किया, कहीं भी ये पार्टिसिपेट नहीं थे उस सेलिब्रेशन में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एनीवेयर इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 15 अगस्त 1947। ही वॉज सैडेंड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जो पार्टीशन हुआ उसकी वजह से वो खुश नहीं थे, इसी वजह से वो कहीं भी 15 अगस्त 1947 का जो इंडिपेंडेंस था सेलिब्रेट नहीं किए थे। ही स्पेंड द डे फास्टिंग एंड इन प्रेयर। वो पूरे दिन फास्टिंग मतलब बिना कुछ खाए पिए थे। ठीक है, सैड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आइए इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2013 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन वॉज मेड इन द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये कह रहा है किस इस एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बना था पहली बार इंडिया में? हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं ये। ठीक, 2014 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली अग्रीड टू होल्ड इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड इंग्लैंड। मतलब कि आईसीएस का जो एग्ज़ाम है वो भारत में भी होगा और इंग्लैंड में भी होगा। किस साल में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दे दी थी? इसका आंसर होगा 1922। 1922 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह पे इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम का परमिशन दे दिया था। ये देखते हैं। 1922 onwards, ICS began to be held in India. 1924, Lee Commission had recommended in its report for the establishment of an independent and impartial public service commission for India, and on the basis of such recommendation, the Union Public Service Commission was established in 1926. ठीक है, 1922 से क्या हुआ कि जो आईसीएस का एग्ज़ाम था वो इंडिया में भी होने लगा। फिर 1924 में ली कमीशन आया। ली कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया कि इंडिया के लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। जो यूके में चल रहा है वही सेम नहीं, बल्कि इंडिया के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो इनके रिकमेंडेशन पे 1926 में क्या हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड सेपरेटली फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट। अब क्या हुआ, 1926
1946 में तो ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ, बट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में क्या हुआ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन था वो सेंट्रल के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग बन गया। ठीक, तो ये समझ में आया ना। सीक्वेंस याद रखिएगा, 22 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 26, 35, ये चारों पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड इन। ये कह रहा है इंडिया ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब खत्म कर दी गई, तो इसका आंसर होगा 1813। 1813 में मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस रह गए थे, जैसे कि ट्रेड विथ चाइना, टी ट्रेड। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शंस थे, और इन एक्सेप्शंस को भी 1833 में पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियाज ट्रेड अबॉलिश्ड इन 1833 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बट दे हेल्ड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, जो कि 1833 में इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस द मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड। अभी हमने पीछे देखा, आइए सी। ठीक है, देयर वर मेनी कॉन्जिक्यूटिव एक्ट विच वर पास बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज एज फॉलोज। चार्टर एक्ट 1833, ऑल कॉमर्शियल एडवांटेज एंड राइट्स वर कम्प्लीटली अबॉलिश्ड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के एक्ट से क्या हुआ, जितना भी कॉमर्शियल एडवांटेज राइट था वो पूरी तरीके से कंपनी का अबॉलिश कर दिया गया। अब कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर कंसिडरिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से, ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रीज़न होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होने का। आइए देखते हैं। इट बैन प्रोपेगेंडा बाई क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया, गलत। इट एम्फेसाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, गलत। इट मेड फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल, तो हाँ ये होगा, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए का एलोकेशन हुआ था इंडियन एजुकेशन पे। जब आप लोग पढ़े होंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें आप लोगों ने स्टडी पोर्शन में देखा होगा, इंडियन एजुकेशन पे 1 लाख का एलोकेशन हुआ था। तो हाँ, फाइनेंशियल एलोकेशन मिला था एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल के लिए। इट अप्रूव डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सिस्टम, ये भी गलत। हमारा सी आंसर होगा। ये देखते हैं, ये रीज़न रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1830 का इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट होने का। ये देखते हैं सॉल्यूशन। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, जिसको चार्टर एक्ट 1813 भी कहते हैं, इसका मेन फीचर क्या है, एक्ट एक्सप्रेसिवली असर्टेड क्राउन सॉवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया। Act permitted Christian missionaries to propagate English and preach their religion. It allowed 1 lakh financial allocation to promote education in Indian masses. ठीक है, फाइनेंशियल एलोकेशन मिला था 1 लाख रुपए का इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कह रहा है किस एक्ट के अंदर पहली बारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था भारत में। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उससे भारत में पहली बारी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। ये देखते हैं। अ डिसिसिव स्टेप हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कब से आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से आया। ठीक, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया व्हेन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टेब्लिश, पहली बारी भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1853 में। कितने टोटल मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सबसे पहले 12 मेंबर्स थे। जब ये क्रिएट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, तो उस वक्त में 12 मेंबर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये कह रहा है ब्रिटिश पहली बारी भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस किए थे, किस ईयर में, तो इसका आंसर होगा 1892। 1892 में पहली बारी भारत में ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। ये देखते हैं।
Principle of representation and indirect way of election was first incorporated in the Indian Council Act of 1892. ठीक है, इंडियन काउंसिल 1892 की जो थी वहाँ पे पहली बारी ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम। ये क्वेश्चन सीधा सीधा देखिए, पोर्टफोलियो पे हाईलाइटेड ना, ये कह रहा है कि किस एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम या डिपार्टमेंटल सिस्टम इंडिया में आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, जिससे कि वायसराय का जो अथॉरिटी था वो और स्ट्रेंथेंड हो गया। ठीक, आइए देखते हैं ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि पर्टिकुलरली किसी टॉपिक में हम उसको ऐड ऑन नहीं कर सकते, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो आइए एक एक करके उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विद द नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी। ये देखिए, ये दिया हुआ मूवमेंट्स और इसकी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, आइए पहले ईयर देखते हैं। देखो, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। ठीक, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था 1942 में। मतलब फर्स्ट थर्ड के बाद ही सेकेंड होगा, ये दोनों हो सकता है। सेकेंड और फोर्थ फर्स्ट और थर्ड के बाद ही होगा, गलत। चलो 50-50 पे आ गया ना। आप देखो, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में, और वेवल्स ऑफर 1945 में। मतलब कि फोर्थ और फिर सेकेंड, मतलब ए आंसर होगा। ये देखते हैं। देखो, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन 1946, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942, वेवल्स ऑफर 1945। ठीक, जैसे कुछ इवेंट्स के लिए आपको ईयर और डेट याद रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया इवेंट्स का। अगस्त ऑफर, कैबिनेट, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान। तो अब बताइए, क्रिप्स मिशन 42, वेवल्स प्लान 45 का, कैबिनेट मिशन 46। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लगाते हैं तो थर्ड फोर्थ सेकेंड ऐसे होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि 3-4-2 3-4, ये बीच में वन आ गया 2, ये हो सकता है। ठीक, लेकिन हमें पता है अगस्त ऑफर कब का है। अगस्त ऑफर तो और भी पहले का ना, 1940, गांधी इरविन पैक्ट वगैरह के साथ का। ये फर्स्ट, इसका मतलब सी आंसर होगा। आइए देखते हैं। देखो, अगस्त ऑफर 1940, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, वेवल्स प्लान 1945, 1945। ठीक, चलिए 2011 का, समाधीज ऑफ कस्तूरबा एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ। ये कह रहा है कस्तूरबा और महादेव देसाई जी की जो समाधि है वो किसके प्रीमाइसेस पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर होगा आगा खान पैलेस, पूना। आगा खान पैलेस, पूना में कस्तूरबा और महादेव देसाई जी की समाधि है। ये देखते हैं, समाधीज ऑफ कस्तूरबा एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ आगा खान पैलेस, पुणे। ठीक, 2011 का स्टेटमेंट क्या है, आई एम सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन एंड आई एम नो बिलीवर किंग एंड प्रिंसेस इज एसोसिएटेड विद। ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट किससे एसोसिएटेड है। स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, आई एम अ सोशलिस्ट, मैं एक सोशलिस्ट हूँ, एक रिपब्लिकन हूँ। आई एम नो बिलीवर इन किंग एंड प्रिंसेस, मैं किंग और प्रिंसेस में बिलीव नहीं करता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है बताइए। तो स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू जी का ये स्टेटमेंट है कि मैं एक सोशलिस्ट और रिपब्लिकन हूँ और मैं किंग और प्रिंसेस में बिलीव नहीं करता। आइए देखते हैं, आई एम सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन, डो नॉट बिलीव इन किंग एंड प्रिंसेस। ऐसा स्टेटमेंट किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। याद रखिएगा। 2012 का क्वेश्चन, फिर से सीक्वेंस पूछा है, इवेंट्स दिया हुआ और सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक एक करके। देखो, हमें पता है खिलाफत मूवमेंट कब का है, 1919 का। ठीक, उसके बाद क्या आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। ये कब से कब तक था, 1920 से 22। इसको याद करेंगे। देखिए NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो एन के बाद सी आया ना, उसके बाद आएगा CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहले नंबर पे तो ये हुआ खिलाफत मूवमेंट, फिर
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेकेंड थर्ड। फिर आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब? 1930। क्विट इंडिया मूवमेंट कब का है? 1942। हमारा ये होगा सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। आइए देखते हैं सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। देखो, खिलाफत मूवमेंट 1919, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट लेट फ्यू वुमेन आउट फ्रॉम द सेक्लूजन ऑफ होम? ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ये कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से विमेंस अपने घरों से बाहर आने लगी। ऑप्शन दिया हुआ स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये चारों मूवमेंट्स ऐसे हैं जिससे विमेंस बाहर आकर के लड़ाई स्टार्ट की। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट गई, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक्शंस लेना स्टार्ट की थी। ठीक, ये चारों ऐसे हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज द active participation of women. Urban middle class women who had restricted to their home since centuries participated in procession and agitation. ये क्या कह रहा है, जो women बहुत सालों से अपने घरों में restricted थी, वो क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट से बाहर आने लगी। After this movement, they actively participated in every national movement. इन मूवमेंट्स के बाद विमेंस का क्या हो गया, धीरे धीरे करके वो हर नेशनल मूवमेंट्स पे पार्टिसिपेट करने लगी, जैसे होम रूल, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी गांधी सेड गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर? ये कह रहा है कि आईएनसी के किस सेशन में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि गांधी में डाई मतलब गांधी मर सकता है लेकिन गांधीज्म हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसका आंसर होगा कराची सेशन 1931। कराची सेशन 1931 में जो आईएनसी का हुआ था उसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीज्म हमेशा जिंदा रहेगा। ये देखते हैं। They might kill me, but they cannot kill Gandhism. If truth can be killed, Gandhism can be killed. ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्पीच विच महात्मा गांधी डिलीवर्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ कराची सेशन। कब हुआ था? 26 मार्च 1931 में। चलिए 2013 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में गलत है? ये देखते हैं कि एक स्टेटमेंट। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ही सैंग द ग्लोरीज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड इट्स कल्चर। सही है। ही कंसिडर शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह एज नेशनल बिल्डर। ये भी सही है। मैनी ऑफ हिज सॉन्ग रिफ्यूट द हीरोइज्म ऑफ मराठास। ये भी सही है। ही फेवर्ड इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। गलत, ये स्वदेशी मूवमेंट के इकोनॉमिक आस्पेक्ट को फेवर नहीं किए थे, तो डी आंसर होगा इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये गलत है। ये देखते हैं। Rabindranath Tagore did not favor the economic aspect of the Swadeshi movement. He portrayed the side effect of economic aspect of the Swadeshi movement in his novel घरे बैरे। ये जो स्वदेशी मूवमेंट का इकोनॉमिक एस्पेक्ट था उसके साइड इफेक्ट के बारे में अपने नॉवल में मेंशन किए थे। ठीक है, ना कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑफ विच स्टेट इज नोन एज राइटर्स बिल्डिंग? ये कह रहा है किस राज्य का सेक्रेटरीट बिल्डिंग राइटर्स बिल्डिंग से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है वो राइटर्स बिल्डिंग से जाना जाता है। ये देखते हैं। सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑफ वेस्ट बंगाल इज नोन एज राइटर्स बिल्डिंग। इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता एंड वॉज आर्किटेक्ट बाई, किसने बनाया था इसको, आर्किटेक्ट किसने किया था? थॉमस लियोन ने। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाई जूनियर सर्वेंट राइटर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1777। कब बना था? 1777 में। किसके द्वारा आर्किटेक्ट किया गया था? थॉमस लियोन ने। याद रखिएगा, सेक्रेटरी बिल्डिंग ऑफ वेस्ट बंगाल को राइटर्स बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द इवेंट। इवेंट दिया हुआ है, उसका क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। देखो, एक चीज़ हमें पता है, राउलेट एक्ट आया, ये एक मेन रीज़न था जलियांवाला बाग कांड के लिए ना। तो राउलेट एक्ट के बाद जलियांवाला, क्योंकि इसी की वजह से ये आया था। ठीक, सेकंड के बाद थर्ड, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें थर्ड पहले दिया हुआ। ठीक है, और हमें पता है कि इन दोनों के बाद बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी।
डिमाइसेस ऑफ बाल गंगाधर तिलक जलियांवाला बाग कांड के बाद हुआ था, मतलब कि फर्स्ट बाद में होगा। देखो, पासिंग ऑफ राउलेट एक्ट एज एन एक्ट 18 मार्च 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल, क्योंकि इसी का ये रिजल्ट था, समझिए। अमृतसर सेशन ऑफ INC 26 से 30 दिसंबर 1919, बाल गंगाधर तिलक का डिमाइसेस 1 अगस्त 1920। ठीक। 2014 का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, फाइंड क्रोनोलॉजी। मोस्टली ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि इवेंट दे देगा मॉडर्न हिस्ट्री से, उसकी क्रोनोलॉजीज पूछता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। देखते हैं हम, सबमिशन ऑफ अनएनिमियस रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर बाय कांग्रेस कमेटी, ये पहले हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का डेथ के बाद, फोर्थ के बाद सेकंड, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ए आंसर होगा। ये देखते हैं, देखिए, सेशन ऑफ INC कलकत्ता 4 से 9 सितंबर 1920, बाल गंगाधर तिलक की डिमाइस 1 अगस्त 1920, अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म टू टर्की 14 मई 1920, सबमिशन ऑफ अनएनिमियस रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर बाय कांग्रेस कमेटी 25 मार्च 1920। ठीक है, 1-2 इवेंट याद रहेगा तो आप कुछ हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हमने जो पार्ट 3 देखा था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, बट उसमें बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी पूछा था। ठीक है, PYQ से ये फायदा होता है। अब बताइए, जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफर कौन है? फ्रैंक मोरेस्ट। फ्रैंक मोरेस्ट जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफर है। आइए देखते हैं, फ्रैंक मोरेस वॉज द बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिटन इंडिया साल्वेशन विल नॉट बी अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ऐसा किसने लिखा था, गांधी के लीडरशिप के अंडर इंडियाज का साल्वेशन अचीव नहीं किया जा सकता, बताइए। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर इंडियाज का साल्वेशन अचीव नहीं हो सकता। ये देखते हैं, राइटिंग इन हिज मच एक्लेम्ड बुक इंडियाज स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? महात्मा गांधी हैड रेंडर्ड, विल कंटिन्यू टू रेंडर phenomenal service to his country, but he added, India's salvation will not be achieved under his leadership. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, एक साइड पर्सन है, एक साइड मूवमेंट्स है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट, बी फर्स्ट, बस ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं, देखो, विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह, बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट, अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट, सरोजनी नायडू दर्शन रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन, देखो, ये सीरीज करने से आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली ऑन 31 दिसंबर 1928। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 दिसंबर 1928 को जो ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको प्रिसाइड किसने किया था? कहाँ पे जो हुआ था? दिल्ली में जो हुआ था। तो इसका आंसर होगा आगा खान। आगा खान ने जो दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1928 में, उसको प्रिसाइड किया था। ये देखते हैं, आगा खान, जिसको मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह भी कहा जाता है, इन्होंने प्रिसाइड किया था ऑल इंडिया ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में हुआ था 31 दिसंबर 1928 में। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। और क्या डिमांड हुआ था यहाँ पे? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पे ये याद रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का डिमांड कब हुआ था? जो ऑल इंडिया ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था 31 दिसंबर 1928। किसके लीडरशिप के अंडर में हुआ था? आगा खान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। ये क्या कह रहा है? नेशनल मूवमेंट के दौरान ये स्टेटमेंट किसका था? स्टेटमेंट देखिए क्या है, राजा पब्लिक के लिए है, बल्कि पब्लिक राजा के लिए नहीं बनी हुई है। आंसर होगा दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने नेशनल मूवमेंट के दौरान ये कहा था कि जो किंग बनते हैं वो पब्लिक के लिए बनते हैं, पब्लिक किंग के लिए नहीं बनती है। आइए देखिए, किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग्स। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, थिंकर, दादा भाई नारोजी। ठीक, 2015 का क्वेश्चन, इंडियन फेमिन कोड 1883 प्रिपेयर्ड बाय, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो
इंडियन फैमिन कोड है 1883 का, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा स्टार्की कमीशन। स्टार्की कमीशन जब आई थी इंडिया में तो उसने इंडियन फैमिन कोड 1883 को प्रिपेयर किया था। ये देखते हैं, इंडियन फैमिन कोड 1883 प्रिपेयर्ड बाय स्टार्की कमीशन। स्टार्की कमीशन अपॉइंट कब हुआ था? 1878 में, टू फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल एंड मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ फैमिन लाइक उड़ीसा फैमिन 1866। जो स्टार्की कमीशन आई थी उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 1878 में। उसका मेन एम ही क्या था कि जो फैमिन इंडिया में ऑकर हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये कह रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू सही है। चंपारण मूवमेंट के गांधी ये भी सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक सी बोस सही है। खिलाफत मूवमेंट ए जिन्ना ये गलत है। खिलाफत मूवमेंट ए जिन्ना ने स्टार्ट किया था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनी थी। खिलाफत कमेटी बनी थी, ठीक है, तो ये गलत है। ये देखते हैं, देखो, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म टू स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट, जिसमें कौन कौन था? शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी मेन मेंबर थे इस कमेटी के, ठीक है। तो द क्रेडिट टू स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट इज गिवन टू अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना कंडेम्ड महात्मा गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टेड अवे फ्रॉम द मूवमेंट, ठीक है। चलिए 2016 का, What was the name of the movement started by the Khan Abdul Ghaffar Khan against British? ये कह रहा है खान अब्दुल गफर खान के द्वारा जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस मूवमेंट का क्या नाम था? उस मूवमेंट का नाम रेड शर्ट था। ये देखते हैं, खान अब्दुल गफर खान फ्रंटायर गांधी हैड ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर ब्रिज खुदाई खिदमतगर्स popularly known as red shirts who were placed to freedom struggle and non-violence during civil disobedience movement, ठीक। चलिए 2016 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजी पूछ लिया इसका, आइए देखते हैं हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब आया था? 1876। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया था? जो इंडियन लैंग्वेज में प्रेस हो रहा था उनके फ्रीडम को कर्टेल करना, मतलब कि जो इंडियन लैंग्वेज में प्रेस चल रहे थे उनको रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, याद रखिएगा। फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया? 1885 में। और लास्ट में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890, ठीक है। इवेंट के ईयर याद रखिएगा, मेन इवेंट्स के ईयर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ पैट्रिनलिज्म इन गवर्नेंस। ये कह रहा है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में पैटर्नलिज्म इन गवर्नेंस का एटीट्यूड किससे एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर होगा थॉमस मुनरो से। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ पैट्रियार्कल अप्रोच ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया किससे हुआ था? सर थॉमस मुनरो, सर जॉन मेलकम, एल्फिंस्टन, चार्ल्स मेटकेल्फ, they were the main prominent of democratic character of Indian village. मुनरो रेतवारी सिस्टम मद्रास में इंट्रोड्यूस करवाए थे कब? 1820 में, इसीलिए इनको फादर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2016 का क्वेश्चन, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विल फॉल इन 2016। ये देखो 2016 का क्वेश्चन है तो उसी पूछ लिया कि भीमराव अम्बेडकर का 2016 में कैवी डेथ एनिवर्सरी पड़ती। इसका आंसर होगा 61वीं, ठीक है। आइए देखते हैं, 6 दिसंबर 2016 को इनका 61st डेथ एनिवर्सरी पड़ता, 61st, ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी, किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 फिर से इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पूछ लिया। देखो हमें पता है नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त ऑफर 1940, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942, वेवल्स प्लान 1945। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 3214 बी आंसर। आइए देखते हैं, देखो नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेवल्स प्लान 1945, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 क्रोनोलॉजी, देखो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है क्रोनोलॉजीज।
तो इन सब से एक चीज़ तो पता चल रहा है कि राउलेट एक्ट तो सबसे लास्ट में, इन सबसे तो लास्ट में है ना, क्योंकि सती तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम का था, राउलेट एक्ट गांधी, तो इसका मतलब कि राउलेट एक्ट सबसे लास्ट में आएगा, सेकंड सबसे लास्ट में, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और थर्ड सबसे पहले। ठीक, अब बीच वाला बचा है फर्स्ट फोर्थ। फर्स्ट क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और फोर्थ क्या है, वुड्स डिस्पैच। तो देखो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था और वर्नाकुलर 1878 में। तो पहले कौन आएगा, फर्स्ट वाला, सॉरी, तो पहले कौन आएगा, फोर्थ वाला, वुड्स डिस्पैच, मतलब कि सी आंसर होगा। ये देखते हैं, देखो सती प्रथा का बैन 1829, वुड्स डिस्पैच 1854, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, एक साइड कमीशन, दूसरी साइड चेयरमैन। देखो रेलवे कमीशन का चेयरपर्सन कौन था, थॉमस रॉबर्टसन। अब देखिए ए का फोर्थ, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों कैंसिल। फिर हमें पता है जब पुलिस रिफॉर्म आया था तो पुलिस रिफॉर्म के चेयरमैन कौन थे, एंड्रयू फ्रेजर। अब देखो डी थ्री दोनों में है, अब हमारा ये दोनों बचता है। ठीक है, तो फेमिन कमीशन के चेयरमैन एंथनी मैकडोनल्ड थे, एंथनी मैकडोनल्ड। बी का फर्स्ट क्या है, सी। आइए देखते सॉल्यूशन। देखिए रेलवे कमीशन 1901 में आया था, उसके चेयरमैन थॉमस रॉबर्टसन। फेमिन कमीशन 1899 में एंथनी मैकडोनल्ड। इरिगेशन कमीशन 1901 में कोलिन स्कॉट मॉन्सिफर। और पुलिस रिफॉर्म कमीशन जो कि 1902 में आया था, इसके चेयरमैन एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड फर्स्ट। ये कह रहा है, चार ऑप्शंस दिया हुआ है, चारों में से पहले कौन सा इवेंट हुआ था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले हुआ था, ये देखते हैं हम। लॉर्ड लिटन्स दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1877 में। संथल रिबिलियन 1856। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 में हुआ था। ठीक है, देखिएगा इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन देखो, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा इवेंट लास्ट में हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, दांडी मार्च, गांधी इम्पैक्ट या डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड। हमें पता है इसमें सबसे लास्ट में ये हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड। ठीक है, आइए देखते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 1922 में। दांडी मार्च कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट 1930 में। गांधी इम्पैक्ट कब साइन हुआ था, 1931 में। यहाँ पे कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पूछ रहा है, एक साइड इंसिडेंट दिया हुआ है, दूसरे साइड ईयर्स दिया हुआ है, किस ईयर में क्या हुआ था। तो पूछा इसमें से गलत कौन सा है। फेमिन इन वेस्टर्न यूपी 1871-72, यही गलत हो गया, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में फेमाइन 1860-61 में आया था। ठीक है, आइए और देखते हैं। फेमाइन इन उड़ीसा बंगाल बिहार 1865-66 सही है। फेमाइन इन मद्रास मैसूर हैदराबाद 76-78, ये भी सही है। फेमाइन इन बंगाल 1943, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वेस्टर्न यूपी में फेमाइन कब आया था, 1860-61 में। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजी फिर से पूछ लिया, हंटर कमीशन, सेटलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, सार्गेंट प्लान। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन डायरेक्ट। देखो वुड्स डिस्पैच पब्लिश्ड बाय, वुड्स डिस्पैच किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, चीफ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कब किया गया था, 19 जुलाई 1854 में। ठीक, हंटर कमीशन रिपन के दौरान आया था 1882 में। हंटर कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये दिया हुआ, देखिए क्या था, टू इंक्वायर द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो किस जगह पे, किस स्टेट तक पहुंचा है, उसको उसकी इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, सेडलर वॉज अपॉइंटेड इन 1917। अब देखिए वुड्स डिस्पैच कब आया, 1854 में। जहाँ पे हंटर कमीशन कब आया, 1882 में। और जो सेडलर था, सेडलर कमीशन वो कब आया, 1917 में। इसका क्या एम था, टू इंक्वायर इनटू कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एम ई सेडलर। यह आया था कि जो कलकत्ता में यूनिवर्सिटी है उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में इंक्वायरी करने। ठीक है, फिर लास्ट में सेजियन प्लान 1944 में आया था। ये क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रेजेंटेड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, 1944 में था सेजियन प्लान। तो किसी का समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन, सेम इवेंट्स दिया हुआ, क्रोनोलॉजी पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस कितने आते हैं देखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग मैसेकर, महात्मा गांधी दांडी मार्च, डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता। तो देखो
इसमें हमें ये चीज़ पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर तो हुआ था, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, साइमन कमीशन। तो जलियांवाला बाग सेकंड पे है, साइमन कमीशन फर्स्ट पे, ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी मार्च जो थी वो साइमन कमीशन के बाद हुआ था, ठीक। तो इसका मतलब थर्ड। अब आइए, मान लीजिए अगर ये ऑप्शन हमें नहीं भी पता है कि फिरोज शाह मेहता की डेथ कब हुई थी, तो हम इससे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ऐसा किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे समझ में आए? आइए देखते हैं। देखिए, फिरोज शाह मेहता किस चीज़ के फाउंडर थे? बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर एंड कांग्रेस लीडर थे, जिनकी डेथ कब हुई थी? 5 नवंबर 1915 में, जहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, बैसाखी के दिन। और साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1927 में। दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 12 मार्च 1930 में, ठीक है। चलिए 2019 का क्वेश्चन, सेम क्रोनोलॉजी पूछ लिया। पूना पैक्ट, गांधी इरविन अग्रीमेंट, क्रिप्स मिशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। अब बसता पूना पैक्ट और गांधी इरविन अग्रीमेंट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो इससे पहले फोर्थ पहला होगा, मतलब कि सी। ये देखते हैं। देखो, सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था कब? 6 अप्रैल 1930 में, जो कि खत्म कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 के बाद, ठीक है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 में, जहाँ पे क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में, ठीक। चलिए 2021 का क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये कह रहा है भारत में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस जगह पे सेटअप हुआ था? बताइए। मद्रास में। पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में मद्रास में सेटअप हुआ था। ये देखते हैं। देखिए, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1688। ये भी याद रखिएगा, 1688 में मद्रास में हुआ था, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड, हु अमंग द फॉलोइंग सेट द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रहा था तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? आइए स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट क्या था? कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या आप हमें कोई ऐसी कंट्री दिखा सकते हैं जहाँ पे अलग अलग इलेक्टोरेट हो? द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड। ब्रिटिशर्स तो चले गए, ब्रिटिश एलिमेंट तो चले गए, लेकिन ये हमारे बीच में मतभेद पैदा करके गए। तो ये स्टेटमेंट किसके अंदर था? तो स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। क्या था? कि आप कोई हमें कंट्री बताइए जहाँ पे इलेक्टोरेट अलग अलग हों। ब्रिटिशर्स तो चले गए, जो ब्रिटिश एलिमेंट था वो तो चले गए, लेकिन मिसचीफ अपने पीछे छोड़ गए, ठीक है। ये स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, फिर इवेंट दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी में पूछ रहा है, शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन, दांडी मार्च। देखो, साइमन कमीशन 1927, ठीक। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये भी हमें पता है, ठीक। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। ये क्या किया था? एज, बॉयज़ और गर्ल्स की मैरिज एज को फिक्स किया था। और लास्ट में आया था दांडी मार्च कब? 1930 में। अगर इस सीक्वेंस में हम देखेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा? पहले थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये आइए देखते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा एक्ट 1929, दांडी मार्च 1930, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैगजीन, बुक एंड देयर ऑथर्स। तो आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन है, द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर्स वॉज रिटन बाई। ये कह रहा है कि जो किताब है स्प्रिंगिंग टाइगर वो किसके द्वारा लिखी गई है? उसका आंसर होगा ह्यूग टोयो। ह्यूग टोयो राइटर हैं स्प्रिंगिंग टाइगर के, ठीक। देखिए 2011 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? देखो, डीपी मिश्रा, लिविंग एन एरा, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड, ये गलत है, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, ठीक है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक। तो ये दोनों गलत हुआ। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम एट नाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये भी गलत है। आइए देखते हैं आप सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये सॉल्यूशन देखते हैं।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस और डोमिंग लेपेरी द्वारा लिखी गई है। लिविंग एन एरा जो कि डीपी मिश्रा जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए 2011 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फिर से करेक्टली मैच्ड ही पूछ लिया। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गलत। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फीचर द्वारा लिखा गया है, यह हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा भी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, लुइस फीचर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी गलत है क्योंकि लुइस फीचर ने लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखा था और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये बुक दुर्गादास जी द्वारा लिखा गया है, दुर्गादास। ठीक, तो ये भी गलत। फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, ये सही है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड आज़ाद, ये गलत है क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए देखते हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस, तो ये सही था। फिर क्या कह रहा है, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये तो लुइस फीचर द्वारा लिखा गया है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गादास द्वारा। ठीक, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। ठीक है, चलो 2012 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट हैज़ रिटन हिज बायोग्राफी इंटाइटल द लखनऊ बॉय। ये कह रहा है कि कौन सा जर्नलिस्ट अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे और खुद को उसमें क्या इंडिकेट किए थे, एज अ लखनऊ बॉय के नाम से। तो इसका आंसर होगा विनोद मेहता। विनोद मेहता अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसमें उन्होंने खुद को लखनऊ बॉय नाम से इंटाइटल किया था। ये देखते हैं, जर्नलिस्ट विनोद मेहता हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल द लखनऊ बॉय। ठीक, 2013 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। आइए देखते हैं, भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, ये गलत है क्योंकि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया, सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा बंदी जीवन लिखा हुआ। ठीक है, तो ये गलत। इंडियन स्ट्रगल सचिंद्र नाथ सन्याल, ये गलत है, ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखा गया इनके द्वारा। ठीक, ये क्रॉस मैच है। भगवती चरण वोहरा वाई एम एन एथेटिस्ट, ये भी गलत है क्योंकि वाई आई एम एन एथेटिस्ट ये एक एस्से है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड भगत सिंह के द्वारा, बंदी जीवन और इंडियन स्ट्रगल, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, जहाँ पे इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ। ठीक, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा जी द्वारा लिखा गया। वाई एम एन एथिस्ट एक एस्से है जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, सेम पूछ लिया। द ग्रेट डिवाइड विलियम वेडरबर्न, ये गलत है क्योंकि ग्रेट डिवाइड एच.वी. हंटसन द्वारा लिखा गया। ठीक है, ग्रेट डिवाइड एच.वी. हंटसन द्वारा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये भी गलत है क्योंकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ। राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ये सही है। इंडियाज पार्टीशन गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया, ये सही है। महात्मा गांधी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी गलत है क्योंकि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। ठीक, चलिए देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लीजिएगा आप लोग। 2013 का मेमोइर्स इंटाइटल बापू माई मदर वॉज रिटन बाई, ये क्या कह रहा है, बापू माई मदर किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा मनु बहन। मनु बहन ने बापू माई मदर लिखा था। ये देखते हैं, द मेमोइर्स इंटाइटल बापू माई मदर वॉज रिटन बाई मनुबेन गांधी। ठीक है, 2013 हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी इन, ये कह रहा महात्मा गांधी जी द्वारा जो हिंद स्वराज लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा गुजराती। आइए देखते हैं, गांधी रोट हिंद स्वराज कब लिखे थे, 1909 में, ड्यूरिंग हिज रिटर्न विजिट टू केप टाउन साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंडिया वाया लंदन बाई शिप। ही कंप्लीटेड राइटिंग इन जस्ट 10 days, ये सिर्फ 10 दिन में लिखे थे। द बुक फर्स्ट अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट इन इंडिया in Indian opinion and then came in a book from in Gujarati in 1909। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 वॉज रिटन बाई, ये कह रहा है कि एक रिपोर्ट इसका क्या नाम, जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा W.H. स्लीमन।
ये रिपोर्ट W.H. स्लेमन द्वारा लिखी गई है। ये देखते हैं। W.H. स्लेमन कौन था? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू एबॉलिश स्विंडल प्रैक्टिस। The report Journey Through Kingdom of Awadh in the year 1849 to 50 was written by W.H. Sleeman. ये देखो W.H. Sleeman, ठीक है, which was published in 2 part in London. चलो 2014 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट? किस बुक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टेराइल और प्रोस्टिट्यूट से इंडिकेट किया था? तो इसका आंसर होगा हिंद स्वराज। जो ये लिखे थे हिंद स्वराज 10 दिन में, उसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टेरलाइट और प्रोस्टिट्यूट इंडिकेट किया था, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन कर दिया था। ठीक है, 2014 का नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। ठीक है, भगत सिंह इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यही गलत हो गया क्योंकि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रामकृष्ण वर्मा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सन्याल बंदी जीवन, सही है। लाला रामचरण दास ड्रीमलैंड, ये भी सही है। भगवती चरण वोहरा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये भी सही है। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फिर से नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा। बोस जी इंडियन स्ट्रगल, सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड, ये भी सही है। फ्रैंक मैरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये गलत है क्योंकि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गा दास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए 2014 का क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाई? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो किताब है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रफ़ी के जकरिया के द्वारा लिखा हुआ है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ी के जकरिया द्वारा लिखा गया। ठीक, 2015 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट? ये कह रहा है जो किताब है प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा कर्जन ने किताब लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट। 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अब इसमें करेक्टली मैच्ड पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या था? W.C. स्मिथ मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये गलत है क्योंकि W.C. स्मिथ ने मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया बुक लिखा है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। ठीक, अब दूसरा क्या है? खालिद बिन सैयद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857-1948, ये सही है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। पीटर हार्डी खिलाफत टू पार्टीशन, ये गलत है क्योंकि पीटर हार्डी ने ये जो बुक है मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी ने लिखा था। ठीक, तो ये भी गलत हुआ। फिर क्या है? मोइन सकीर मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये भी गलत है क्योंकि मोइन सकीर ने खिलाफत टू पार्टीशन ये किताब लिखी थी, ना कि ये किताब। ठीक, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया तो W.C. स्मिथ द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए भाई दिया हुआ W.C. स्मिथ मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, खालिद बिन सैयद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, पीटर हार्डी मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मोइन साकिर खिलाफत टू पार्टीशन। ठीक है, ये देखो 2016 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये तो देखते ही आ रहे हैं तब से, दादा भाई नौरोजी। 2016 का क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन बाई? रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया? W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस द्वारा रूट ऑफ एंशियंट इंडिया लिखा गया। देखो रूट ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाई वॉल्टर अश्लिन फेयर सर्विस। ठीक है, चलो 2016, हु इज द ऑथर ऑफ एनहिलिएशन ऑफ कास्ट? एनहिलिएशन ऑफ कास्ट के ऑथर कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 2017 का क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड किस्सा राधा कन्हैया? किस्सा राधा कन्हैया किसने ऑथर किया था, किसने लिखा था? आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह ने किस्सा राधा कन्हैया ऑथर किया था। ये देखते हैं, नवाब वाजिद अली शाह इज ऑथर ऑफ किस्सा राधा कन्हैया। ठीक, 2019 का क्वेश्चन है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया हैज रिटन बाई? बुक का नाम क्या है? राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया? बिपिन चंद्र। ठीक है, इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र द्वारा। ठीक, 2020 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, एक साइड बुक दूसरे साइड राइटर पूछ रहा है। ठीक है, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये लाल लाजपत राय जी द्वारा, तो ए का थर्ड यही आंसर होगा। ठीक है, ये देखते हैं। देखो
स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाल लाजपत राय, गीता रहस बाल गंगाधर तिलक, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया आर्ट एंड कल्चर। आइए देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन, साउथ इंडिया फेस्टिवल ओनम एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा साउथ इंडिया में जो ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो किससे एसोसिएटेड है? महाबली से एसोसिएटेड है। ठीक, आइए देखते हैं। ओनम इज बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल and is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by people of all communities. According to popular legend, festival is celebrated to welcome King Mahabali, whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. ठीक है, चलो 2011 का क्वेश्चन, अथपू एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। ये कह रहा है अथपू किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? इसका आंसर होगा ओनम। पूकलम, जिसको अथपू भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूकलम या अथपू इज इंट्रिकेट फ्लोरल मैट लेड इन फ्रंट कोर्टयार्ड बाय मेडन्स ऑफ द हाउस ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल। ठीक, 2011 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। आइए देखते हैं। पंडित दुर्गालाल, ये किससे रिलेटेड है? पंडित दुर्गालाल डांस से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक, लाल गुद्दी जयरमन, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से रिलेटेड है, मतलब का बी फर्स्ट ये होगा। ये देखिए, पंडित दुर्गालाल डांस, लाल गुद्दी जयरमन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बाल मुरली कृष्ण वोकल म्यूजिक, अमृता शेरगिल पेंटिंग। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन, इंडियन आर्किटेक्ट सुर्खी ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ये कह रहा है कि जो सुर्खी आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर है, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर होगा कुशानास ने सुर्खी इंट्रोड्यूस किया था। ये देखते हैं। एविडेंस ऑफ यूजिंग सुर्खी हैज बीन फाउंड फ्रॉम आर्किटेक्चर built during Kushana period. Evidence of using surkhi at Mathura has been found in the 3rd and 5th stage of excavation. ठीक, याद रखिए कुशाना पीरियड। 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा। ये कह रहा है खजुराहो ऑफ विदर्भा, कौन सा टेम्पल खजुराहो विदर्भा नाम से भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर टेम्पल खजुराहो विदर्भा नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मार्कंडेश्वर टेम्पल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वेनगंगा रिवर इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो विदर्भा। ठीक है, द टेम्पल बिलोंग टू नगारा ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। दिस टेम्पल इज रिलेटेड टू शैव, वैष्णव एंड शक्ति सेक्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टास्क ऑफ इट्स रिस्टोरेशन वर्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा PYQs, UPPCS का PYQs 2010 से 2023 तक हमने कवर कर लिया। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।